नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर जो कि जियोमेट्री या ज्यामिति का है, जिस त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के ही एक त्रिभुज के एक उप चैप्टर जिसको त्रिभुज के केंद्र बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो त्रिभुज का केंद्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं और जितने भी फार्मूले और सूत्र हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। क्योंकि त्रिभुज के केंद्र से संबंधित बहुत ही कम क्लासें उपलब्ध हैं, लेकिन आज हम ये जो क्लास शुरू कर रहे हैं, मतलब जो त्रिभुज के केंद्र से संबंधित जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें त्रिभुज के केंद्र को पूरा कवर किया जाएगा और जितने भी उससे संबंधित फार्मूले हैं सबके बारे में बताया जाएगा। तो आप मेरे साथ इस जो त्रिभुज के केंद्र से संबंधित जो सीरीज शुरुआत की गई है उसमें मेरे साथ बने रहें। और ये उसका पहला वीडियो हो, तो जिसमें हम त्रिभुज के केंद्र से संबंधित 4 या 5 वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो के साथ लगातार बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं त्रिभुज के केंद्र की वीडियो की। तो त्रिभुज के केंद्र, तो सबसे पहले तो त्रिभुज क्या होता है वो तो सब जानते ही होंगे कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति। और त्रिभुज के केंद्र, तो त्रिभुज के अंदर कुछ बिंदु होते हैं, वो उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो उन्हीं को केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज के केंद्रों के बारे में बात करें तो मुख्यतः त्रिभुज के 4 केंद्र होते हैं। एक केंद्रक बोलते हैं, एक को अंतः केंद्र बोलते हैं और एक को परिगत केंद्र बोलते हैं। तो ये 4 केंद्र होते हैं और ये 4 केंद्र, जो केंद्रक बनता है वो माध्यिका से बनता है, अंतः केंद्र कोणार्धक से बनता है और जो परिगत केंद्र है वो लंबवर्धक से बनता है और जो शीर्ष लंबिक केंद्र है वो शीर्ष लंबों से बनता है। तो इनके बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो जो पहला है केंद्रक, जो कि माध्यिकाओं से बनता है, तो सबसे पहले अपन केंद्रक के ही बारे में चर्चा करेंगे जो कि माध्यिकाओं से बनता है। तो आइए केंद्रक के बारे में देखते हैं। तो केंद्रक त्रिभुज के अंदर होता है और पहले माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है, मतलब जहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो अभी माध्यिका क्या होता है, सब मतलब माध्यिका कि किसे कहते हैं, तो माध्यिका के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ए बी और सी। तो इसके BC पर एक बिंदु D है जो कि BC का मध्य बिंदु है। यदि AC पर एक बिंदु E है जो कि AC का मध्य बिंदु है और F एक बिंदु है AB का मध्य बिंदु। तो अगर शीर्ष A से D पे एक लाइन खींची जाए, B से E पे एक लाइन खींची जाए और C से, ये एक बिंदु बन रहा है, C से F पे एक लाइन खींची जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर खींचे जाने वाला रेखाखंडी क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। और जहाँ पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और इसको अपन सामान्यतः G से ही प्रदर्शित करते हैं, G से। और इस केंद्रक को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो तीनों माध्यिकाएं, तो माध्यिका मध्य बिंदु पर मिलती है, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। BD बराबर होगा DC, इसी प्रकार CE बराबर होगा EA के और उसी प्रकार BF बराबर होगा FA के। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। तो ये त्रिभुज की माध्यिकाएं होती हैं। तो अब इससे संबंधित माध्यिकाओं के कुछ गुण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है, केंद्रक G, माध्यिका को, तो पहला ही क्या है इसका, जो केंद्रक G होता है, केंद्रक G है ना। तो केंद्रक G, आपका जो केंद्रक G है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है ना, 2:1 में बांटता है या विभाजित करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो केंद्रक G है, तो अपन जैसे इसमें देखें कि AD माध्यिका की बात कर रहे हैं, A से G तक की दूरी जो है और G से D तक की दूरी है वो 2:1 में बटी है। इसी प्रकार ये सब माध्यिकाओं के पे लागू होता है, जैसे B से G है, G से E है, तो ये सब दूरी 2:1 में बटी है। तो जो केंद्रक रहता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, इस बात को आप ध्यान रखें, है ना। अब अगला, त्रिभुज की जो माध्यिका रहती हैं उनका योग, जो माध्यिका रहती हैं, अगर अपन दूसरे गुण की बात करें कि त्रिभुज की जो माध्यिका रहती है उनका योग, मतलब M1, एक माध्यिका की लंबाई M1 मान लो, एक की लंबाई M2 मान लो और एक की लंबाई M3 मान लो। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयों का योग, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ABC है, तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, मतलब त्रिभुज का परिमाप माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो ये भी एक सूत्र है कि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई का योग त्रिभुज के परिमाप से छोटा होता है या त्रिभुज का परिमाप बड़ा होता है माध्यिकाओं की लंबाई से। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। ठीक है, जो बातें बताई जा रही हैं इनको सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन वो सिद्ध करना एग्जाम में आता नहीं, तो अपन को इन बातों को याद रखना है और जहाँ पर ज़्यादा सिद्ध करने या प्रूफ करने की जरूरत होगी उनको अपन सिद्ध भी करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। ठीक है,
और इसके बाद दूसरी बात बताई कि त्रिभुज का परिमाप, जो त्रिभुज का परिमाप रहता है वो बड़ा होता है त्रिभुज की माध्यिकाओं के योग से। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई। ठीक है, तो जो त्रिभुज की माध्यिका रहती है, जो त्रिभुज की माध्यिका रहती है, त्रिभुज की माध्यिका, तो त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका जो रहती है, तो अपन यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज की, जो त्रिभुज की प्रत्येक मीडियन, इंग्लिश मीडियन बोलते हैं इसको, है ना, प्रत्येक माध्यिका, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका, है ना, त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, मतलब दो भागों में बांटती है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। क्या करती है? समद्विभाजित करती है, करती है। ठीक, क्या तो त्रिभुज की जो माध्यिका, मतलब प्रत्येक अलग अलग देखें कि त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका, जैसे एडी की बात करें तो ये एडीबी और एडीसी दो त्रिभुजों में बांट रही है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान रहता है। तो अन्य दो माध्यिकाओं भी ऐसे ही करती हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका, त्रिभुज की तीनों माध्यिका, प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को समान दो क्षेत्रफलों में विभाजित करती। इसके अलावा एक गुण ये भी रहता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका मिलकर, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं यहां पर लिख दे रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं 6 बराबर क्षेत्रफल में त्रिभुज को बांटती है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, मतलब त्रिभुज की माध्यिकाएं 6 बराबर क्षेत्रफल में बांटती। देखो यहाँ से, तो एक क्षेत्रफल आपका ये हो गया, एक जो हो गया, एक ये हो गया तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर, ये 5वें नंबर का, और ये 6वें नंबर का। तो ये 6 क्षेत्रफलों में बांट रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्रफल बराबर रहेगा, मतलब एक छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहेगा वो बड़े त्रिभुज के 1/6 हिस्सा रहेगा, है ना। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखें कि देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने कि जी जो केंद्रक रहता है माध्यिकाओं का संगामी बिंदु, वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। ठीक, एक तो ये पढ़ ली। दूसरी बात अपन ने ये पढ़ी कि त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को दो क्षेत्रफलों में, मतलब समद्विभाजित करती है, समान क्षेत्रफलों में समद्विभाजित करती है। यदि तीनों माध्यिकाएं मिलकर 6 बराबर भागों में क्षेत्रफल को बांटती हैं त्रिभुज के, और एक अपन ने पढ़ा कि त्रिभुज का जो परिमाप रहता है वो माध्यिकाओं के योग से बड़ा रहता है। तो इन देखिए आगे की बात में ये है कि अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं अपन को प्रश्न में दी हों, अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं प्रश्न में दी हों और प्रश्न ये पूछ ले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कि क्षेत्रफल क्या है, तो उस स्थिति में एक फार्मूला रहता है कि अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना। तो त्रिभुज ABC है मान लो, उसका आपको क्षेत्रफल बताना और तीनों माध्यिकाओं की लंबाई आपको दे दी हो। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होगा 4/3 अंडर रूट, आपने हीरोइन का सूत्र पढ़ा होगा क्षेत्रफल निकालने का, वो वैसा ही है बिल्कुल। तो SM क्या है आगे बता दूंगा, SM माइनस M1 पहली माध्यिका की लंबाई, SM माइनस M2 दूसरी माध्यिका की लंबाई, और SM माइनस M3 तीसरी माध्यिका की लंबाई। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर SM का मान कैसे निकालेंगे, तो SM बराबर आपका जो अपन अर्ध परिमाप निकालते हैं वैसे ही इसमें निकाल लेते हैं, M3/2। तो SM की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। इस प्रकार आप इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज की अगर माध्यिकाओं की लंबाई दी हो, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई दी हो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, त्रिभुज ABC। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर त्रिभुज की जो माध्यिकाओं का नाम दिया है M1 M2 M3 और त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों को जो ABC बोला जा रहा है, तो वो कैसे बोला जा रहा है उसको और आप समझ लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज ABC है ना, तो त्रिभुज ABC है, तो A B और C। तो त्रिभुज A के शीर्ष के सामने की जो भुजा है उसकी लंबाई क्या होती है, A रहती है ना, और जो B के सामने की भुजा रहती है उसकी लंबाई B रहती है, और जो C के सामने की भुजा रहती है उसकी लंबाई C रहती है। जैसे अपन एक माध्यिका बनाए AD, ठीक है, और एक माध्यिका जो बना दी अपन ने, ये तो हो गई AD, और जो हो गई BE, और एक माध्यिका बना दे रहे हैं अपन CF, तो जो CF, ठीक। तो A से जो माध्यिका बनी है उसकी लंबाई अपन मानते हैं M1, है ना, B से जो माध्यिका बनी उसकी लंबाई मानते हैं M2, और जो C से माध्यिका बनी उसकी लंबाई मानते हैं M3। तो इस प्रकार इनकी लंबाई मानते हैं कि जो शीर्ष A के सामने की जो भुजा है वो A लंबाई की स्मॉल है, और B के सामने की भुजा वो B लंबाई की है स्मॉल, है ना, और C के सामने की भुजा वो C लंबाई की, और A शीर्ष से जो माध्यिका डाली गई है उसको अपन ने M1 नाम दे दिया, B से डाली गई उसको M2 नाम दे दिया, और C से डाली गई उसको M3 नाम दे दिया। और अब जितने भी अपन फार्मूले बताएंगे वो इसी आधार पर ही बताए जाएंगे, है ना। इन बातों को आप ध्यान में रखें कि A किसको बोला है, कि स्मॉल A स्मॉल B M1 M2 M3 ये किन को बोला है, तो इसी आधार पर अपन फार्मूले करेंगे, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में, तो देखिए आपके सामने ये त्रिभुज है, ये फार्मूला दिया, इसको कैसे प्रूव करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। वैसे प्रूव करना पेपर में तो आता नहीं है, लेकिन आपकी समझ बढ़ाने के लिए ये आपकी सहायता करेगा ना। तो आपको पता है कि ये तीनों माध्यिकाएं हैं और इनका गुरुत्व केंद्र G है, तो आप यहाँ ध्यान दें, तो ये 2:1 में बांटता है G, आपको ये पता है। तो AD माध्यिका को M1 बोलते हैं, ये पता है आपको। तो A से G तक की जो लंबाई रहेगी अगर 2:1 में बांटेगा तो वो 2/3 M1 रहेगी, क्या रहेगी,
2/3 m1 रहेगी, ये बात ध्यान रखना है ना, क्योंकि टोटल 3 भाग है, तो जिसमें से 3 में से 2 भाग m1, ये ए से जी तक की दूरी, और जी से डी तक की दूरी होगी 1/3, क्या होगी 1/3 m1, है ना। इसी प्रकार ये इस माध्यिका को m2 बोलते हैं, तो ये माध्यिका आपकी 2/3 m2 रहेगी, और इधर ये 1/3 m2 रहेगी, ठीक। ये वाली माध्यिका की बात करें तो ये 2/3 m3 रहेगी, और इस वाली माध्यिका की बात करें तो ये 1/3 m3 रहेगी, ठीक। तो इस फार्मूले को सिद्ध कैसे करेंगे कि डी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं अपन, डी को अपन ने आगे बढ़ाया के तक, मान लो कहाँ तक बढ़ा दिया, के तक बढ़ा दिया डी को, और के से सी को मिला दिया, और के से बी को मिला दिया, है ना। और ये डी के की लंबाई जो अपन ने मानी है वो जी से डी तक की लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई वास्तव में बराबर है ना। तो ये क्या है 1/3 m1 है। अब देखो इसमें क्या करना, इसमें अपन त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी जी डी, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि त्रिभुज बी जी डी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज बी जी और डी, ठीक। और इसके बाद त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज डी सी के, कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसके रेड कलर्स कर दे रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है ना, इस वाले त्रिभुज की बात हो रही, ये इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही। तो ये दोनों त्रिभुज वैसे समरूप हैं, तो ये कैसे समरूप वो बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डी वाला कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो आपस में वैसे ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है, आपको पता है कि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो डी कोण डी के बराबर हो गया। इसके अलावा जी से डी तक की दूरी और डी से के तक की दूरी, ये दो भुजाएं वैसे ही बराबर है, क्योंकि अपन ने इसकी लंबाई ऐसी बनाई है कि ये बराबर है। और इसके बाद ये जो डी मध्य बिंदु रहता है, क्योंकि माध्यिका है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा वैसे बराबर। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हो गई इन त्रिभुज की, और उन दोनों की त्रिभुजों के बीच का कोण बराबर हो गया। तो क्या हो गई, दो साइड बराबर हो गई आपकी, दो साइड मतलब एस, दो साइड बराबर हो गई आपकी, दो साइड बराबर हो चुकी हैं, और उन दोनों के बीच का एंगल बराबर हो गया। तो मतलब एस ए एस गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब समरूप हो चुके हैं तो इनके तीनों कोण तो बराबर रहेंगे आपस में, साथ साथ इनकी तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी। अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो जो केसी वाली भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर, किसके बराबर, बीजी की। तो अपन को जो केसी की जो दूरी निकल गई वो बीजी के बराबर। अब देखो क्या करना, तो केसी की दूरी बीजी के बराबर है, तो केसी की दूरी है कितनी, तो 2/3 m2। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी बराबर रहेगा, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी वैसे ही बराबर हो जाएगी, ये 2/3 m3 हो जाएगी। अब आप इस बड़े वाले त्रिभुज को देखें, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखें, है ना। अब इस बड़े वाले त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, इन तीनों भुजाओं की लंबाई दी है। तो आप इसमें हेरोन का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आप एक बात को आप ध्यान रखें कि इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये 6 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 1/6 ये है, ठीक है, और 1/6 ये है ना। तो टोटल मिला के ये कितना है, 1/6 और 1/6 2/6, तो 1/3 भाग निकलेगा क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल अगर अपन निकालेंगे तो 1/3 भाग क्षेत्रफल निकलेगा। तो 1/3 भाग में आप बाद में 3 का गुणा कर देंगे, किसका गुणा कर देंगे, 3 का। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के और 3 का गुणा कर देंगे तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार ये सूत्र की उत्पत्ति है। अब थोड़े और आगे करते हैं ना। ये तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ दी हैं, और इस त्रिभुज में आप 1/6 इसका, 1/6 ये है, तो 1/6 और 1/6 टोटल 2/3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। तो 1/3 भाग निकलेगा इसका क्षेत्रफल, और आप उसमें 3 गुना कर देंगे, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस प्रकार ये सूत्र बना है। वैसे ये पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये थोड़ी हेल्प कर सकता है। तो देखो, केंद्रक के बारे में आपको बातें समझ में आ रही होंगी। एक बात और है, एक और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग, त्रिभुज की माध्यिकाओं का योग m1 है, m2 है और m3 है, और त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं की लंबाई है, तो इसको 3 गुना कर दिया जाए और इसको 4 गुना कर दिया जाए, तो ये 4 गुना वाला बड़ा होता है ना। मतलब त्रिभुज के परिमाप का 3 गुना और माध्यिकाओं के योग का 4 गुना, ये उनमें संबंध ये है। तो ये संबंध भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये पेपर में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे माध्यिका से संबंधित और केंद्रक से संबंधित कुछ गुण, और आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। आप मतलब इस वीडियो के साथ बने रहें, अभी और आगे पढ़ते हैं। अब देखो, एक महत्वपूर्ण और सूत्र है जो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों और माध्यिकाओं की लंबाइयों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो उसको आप समझते हैं, है ना। देखिए, आगे की वीडियो में आप केंद्रक के बारे में और समझते हैं, मतलब माध्यिकाओं और भुजाओं के बीच जो संबंध बताने वाली एक थ्योरम है, अपोलियन थ्योरम, उसके बारे में देखते हैं ना। तो अपोलियन थ्योरम, अपोलियन प्रमेय, तो ये क्या है, इसको और समझते हैं कि इसमें माध्यिका की लंबाइयाँ, मतलब माध्यिका की लंबाई और भुजाओं की लंबाइयों के बीच संबंध आता है। तो आप इसको समझें।
तो देखिए ये त्रिभुज है और इसकी एक माध्यिका AD है, ये त्रिभुज है, इसकी एक माध्यिका AD है, ठीक है। और एक अपन ने शीर्ष से BC भुजा पर एक लंब डाला जिसका नाम AP है। तो अब इसी से अपन उनको हल करते हैं। देखो तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज APC। कौन सा दिख रहा होगा? त्रिभुज APC आपको दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज AP और C। उसको ध्यान से देख, त्रिभुज AP और C। तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो AC स्क्वायर, इसका कर्ण AC है तो यहाँ पर AC आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर लंब AP मान लो तो AP स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ठीक। तो प्लस PC स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखो, आगे इसमें जैसे AP स्क्वायर आपको दिया है तो AP स्क्वायर त्रिभुज APD का लंब है, तो उससे त्रिभुज APD में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दे तो AP स्क्वायर का मान निकल आएगा। तो अपन AP स्क्वायर का मान इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो AC स्क्वायर तो ये है ही, तो AP स्क्वायर का जो मान आएगा वो कर्ण AD स्क्वायर में से है। कर्ण AD स्क्वायर आपका, कर्ण AD स्क्वायर में से PD स्क्वायर जो कि आधार है उस या लंब कुछ हो, PD स्क्वायर घटा दिया जाए तो ये AP स्क्वायर का मान निकल आएगा। अब इधर देखो, जो PC स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक लंबाई है तो उसको PD प्लस DC लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो। तो PD प्लस DC का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? PD प्लस DC का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका समीकरण बना। अब इसको आगे और हल करते हैं, जो ऐसा हो जाएगा। देखो AD स्क्वायर तो आपका बना रहेगा, ठीक, और माइनस PD स्क्वायर जो है इसको खोलेंगे तो प्लस का PD स्क्वायर आएगा तो उससे कट जाएगा, ठीक है। तो PD स्क्वायर कट गया और प्लस DC स्क्वायर आएगा इधर से, मतलब इसको हल करेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस 2PD डॉट DC। तो ये आपका समीकरण है, इसको हल करेंगे तो ये आएगा, ठीक। इसके बाद अगला और मान निकालते हैं। आप त्रिभुज APB में जाएँ। त्रिभुज APB है आपका, त्रिभुज APB में बात करें तो यहाँ पर कर्ण क्या है? AB स्क्वायर। तो आप कर्ण AB स्क्वायर लिख दो। AB स्क्वायर बराबर क्या आएगा? AP स्क्वायर, आपका AP स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा? PB स्क्वायर आ जाएगा। तो ये PB स्क्वायर आ गया। आप AP स्क्वायर का पहले जो मान रखा था वो रख दो, तो रख देंगे। तो आपका AB स्क्वायर बराबर आपका आएगा, AP स्क्वायर का मान अपन ने रखा था AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, ये मान रखा, ये अपन ने मान रखा था AD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर, यहाँ भी रख दो। PB स्क्वायर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो इसको अपन BD माइनस PB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? BD माइनस क्या लिखा है? PB बराबर BD माइनस PD है ना। तो BD माइनस PD आप यहाँ लिख दें, ये होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा वो भी मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप हल करके देख लेना, वही आएगा, है ना। तो ये AB स्क्वायर आ गया, ये AD स्क्वायर तो वैसे ही के वैसे आएगा। तो ये PD स्क्वायर से इस PD स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये BD स्क्वायर अकेला बचेगा। क्या बचेगा? BD स्क्वायर और माइनस 2BD डॉट PD, ठीक। तो ये देखो, जो BD आपको दिया है, BD की लंबाई और DC की लंबाई बराबर है, तो BD की जगह DC लिख सकते हैं आप इसमें। ये आपका AB स्क्वायर आ गया बराबर AD स्क्वायर, BD की जगह आप BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर माइनस 2BC डॉट PD। ये समीकरण 2 मान लो। आप समीकरण 1 व 2 को देखें कि DC, BD की जगह DC लिख सकते हैं जी। BD की जगह आपको क्या लिखना है? DC लिखना है, ये ध्यान रखना। ये DC है और ये भी DC है ना। तो ये DC लिख दिया, तो ये DC पे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का, माइनस का और ये प्लस का ये तो कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपका आ क्या जाएगा? तो वो आप देखें तो आपका आएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। जी, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक। इसको और आगे हल करते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका। तो आपका आ गया जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, ठीक। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर। अब यहाँ पर देख, 2AD स्क्वायर आ गया प्लस DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर वास्तव में BC का आधा है, तो DC स्क्वायर की जगह BC बटे 2 रख देते हैं, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो BC स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ठीक, ये आपका फार्मूला है। तो अपेलियम थ्योरम का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक। तो ये तीन फार्मूले बनेंगे इसके। इसी प्रकार आप आगे के फार्मूले बना सकते हैं।
तो मैं आगे के फार्मूले आपको और बताता हूँ, है ना। तो ये इस प्रकार इसको सिद्ध किया जा सकता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस फार्मूले को और समझते हैं। देखो ए बी कौन सी है, ये है, ये भी कौन सी है, ये दिख रही है आपको, और ए सी कौन सी है जी। तो ए बी और ए सी का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, 2, ए बी और ए सी के बीच में जो माध्यिका उसके, ठीक है, और प्लस जो आखिर जो भुजा बची है जो यहाँ नहीं है उसके बी स्क्वायर बटे 4। तो आप इस फार्मूले को इस तरीके से याद रख सकते हो, और आगे के फार्मूला में इसी के आधार पर आपको बना के बताता हूँ। तीनों फार्मूले मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। देखो तो पहला फार्मूला तो अपन ने निकाला है, क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे 4। ये तो ये पहला फार्मूला। इसके बाद अपन दूसरी भुजा ले लेते हैं, एक ए बी ले लो, एक बी सी ले लो। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ये पहला फार्मूला, ये दूसरा, एक अपन ले लेते हैं ए बी और एक ए सी हो गई, अब बी सी ले लेते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर 2। तो ए बी और ए सी के बीच जो माध्यिका बनेगी वो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, और उसको नाम क्या देते हैं अपन, बी, क्या देते हैं, बी। तो इसका जो सूत्र आएगा 2 बी का स्क्वायर, और जो भुजा बची है उसकी स्क्वायर के बटे में 4। तो ए बी और बी सी हो गई, तो ए सी बची होगी, तो यहाँ पर ए सी लिख दो, तो ए सी स्क्वायर बटे 4, ठीक। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला और लिख देते हैं, अब आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो आप देखो बी सी कौन सी, ये वाली, और ए सी ये वाली, तो इन दोनों के बीच जो माध्यिका बनेगी वो ये बनेगी, है ना, कौन सी बनेगी, सी एफ। क्या मानेंगे इसको, सी एफ। तो यहाँ से ये बन जाएगी आपकी सी एफ, ठीक। तो इसका सूत्र क्या जाएगा, 2 सी एफ का स्क्वायर प्लस एक भुजा बची जिसका नाम है क्या, ए बी स्क्वायर बटे 4। तो ये अपोलियन थ्योरम के तीनों फार्मूले हैं, है ना। तो इन्हीं फार्मूलों के आधार पर अपन आगे और करेंगे। तो ये फार्मूले हैं। अब इन फार्मूले को कैसे लिखें, इन फार्मूलों को अपन जैसे ए के सामने की भुजा क्या रहती है, बी सी क्या रहती है, आप मैंने बताया था कि बी सी बराबर अपन क्या मानते हैं, स्मॉल ए। बी के सामने की भुजा ए सी बराबर अपन क्या मानते हैं, ए सी बराबर अपन मानते हैं बी, ठीक है। और इसके बाद आपका ए बी बराबर आता है आपका सी, ठीक। और माध्यिकाओं के नाम मैंने बताए थे कि ए डी बराबर अपना क्या रहता है, M1, ए डी बराबर क्या रहता है, M1। और बी से जो स्टार्ट होती है बी बराबर रहता है M2, और जो सी से स्टार्ट होती है CF, जिसको मानते हैं M3। अब ये वाले मान अगर इसमें पुट करते हैं तो फार्मूले कुछ इस तरीके से दिखेंगे, मैं बताता हूँ। तो जैसे ये है, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है आपका C, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस ए सी का मान क्या है, ए सी का मान B स्क्वायर है, ठीक। ए सी का मान B हो जाएगा। अब इधर देखो 2 ए डी का मान क्या है, M1, ए डी का मान क्या है, M1 का स्क्वायर प्लस, अब बी सी का मान क्या है, बी सी का मान A है, तो ए स्क्वायर बटे 4। तो ये फार्मूले कुछ ऐसे दिखेंगे। अगला देखते हैं, ए बी और बी सी है, तो ए बी और बी सी, तो सी और ए है, ए बी और बी सी क्या है, सी और ए। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2। तो 2b, तो b का मान अपन ने क्या दिया, M2, तो M2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, M2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बच्चा b स्क्वायर बटे 4, है ना। अब अगला है आपका बी सी और ए सी, तो बी सी आपका क्या है, a, और ए सी क्या है, b, तो a और b वाला है। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2m3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बटे 4। तो ये तीनों फार्मूले हैं ना। तो ये फार्मूले इस तरीके से, और इस तरीके से ये फार्मूलों को जब ही लिखा जा सकता है जब इस आधार पर आप इनको माने। तो इस आधार से मानने पर ये फार्मूले याद करने में आसानी होती है। आपको याद कैसे करना है कि ये ए बी और ए सी स्क्वायर आएगा, ए बी और ए सी स्क्वायर आएगा, और उन दोनों के बीच में जो माध्यिका है वो यहाँ आएगी, और जो एक भुजा बची उसके स्क्वायर के बटे में 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। अब इन्हीं फार्मूलों की सहायता से जोड़ या घटा के या और संक्रियाएं करके और कुछ नए सूत्र बनते हैं। तो उन नए सूत्रों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा मैं रिविजन करा देता हूँ, थोड़े जल्दी, है ना। तो आप उसको और देखें। तो सबसे पहले तो अपन माध्यिकाओं के बारे में पढ़ा था कि माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उनको माध्यिका कहते हैं। और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं, और जो तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये बात से समझिए। और उसके बाद अपन ने ये पढ़ा था कि जो केंद्रक रहता है वो माध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है। ये बात आपने समझ ली, ठीक है। इसके अलावा जो माध्यिकाएं रहती हैं
वो त्रिभुज को, प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती। और तीनों माध्यिकाओं से जो क्षेत्रफल, तीनों माध्यिकाओं से जो त्रिभुज छह भागों में बंटता है, तो वो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब 6 बराबर भागों में माध्यिका, तीनों माध्यिकाएं मिलकर त्रिभुज को बांटती हैं। ठीक है। इसके बाद अलावा अपन ने पढ़ा था कि ए मतलब त्रिभुज का परिमाप a + b + c वो माध्यिका से हमेशा बड़ा रहता, माध्यिकाओं के योग से हमेशा बड़ा रहता, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक, एक फार्मूला तो ये पढ़ा था, ये संबंध। इसके अलावा एक अपन ने संबंध पढ़ा था कि a + b + c में 3 का गुणा कर दिया जाए और 4 में माध्यिका के योग में 4 का गुणा कर दिया जाए तो माध्यिका का योग बड़ा हो जाता। ठीक, तो एक संबंध अपन ने ये पढ़ा था। ठीक, इसके अलावा अगर माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दी हों, यदि माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दी हों और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो अपन ने वो क्षेत्रफल वाला सूत्र पढ़ा था। तो वो क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है क्या, 4/3 अंडर रूट में, आपने हेरोन का सूत्र पढ़ा हो, उसी के जैसा सूत्र है। तो ये हो जाएगा SM - M1। ठीक है, SM - M2 और SM - M3। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। और SM का मान निकालने के लिए आपको M1 और M2 और M3/2 करना पड़ेगा। तो SM का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इतना अपन ने इस वीडियो में पढ़ा था। और इसके बाद अपोलियम थ्योरम मैंने आपको समझा दी थी, तो उससे जो 3 फार्मूले निकले हैं, और इन 3 फार्मूलों में अलग अलग संक्रिया लगा के और फार्मूले निकलेंगे। तो और फार्मूले कौन कौन से निकलेंगे उसके बारे में अपन अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो और जो फार्मूले निकलेंगे उसमें यह निकलेगा, यदि त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ दी हों तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ निकाल सकती हैं। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ दी हों तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले और निकलेंगे। और एक संबंध और निकलेगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उस संबंध में लिख देता हूँ कि जैसे a² + b² + c², मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का वर्ग का 3 गुना बराबर होता है 4m1² + m2² + m3²। एक संबंध ये भी निकलेगा m3², है ना। तो ये संबंध इसी से निकलेगा, इसी से हल करके अपन इन संबंधों को निकालेंगे। तो आप उसके लिए अगला वीडियो आएगा, अगली क्लास में अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये केंद्रक के बारे में आपको कैसी जानकारी लगी, जो माध्यिकाओं के बारे में मैंने पूरा आपको बताया। तो अगले वीडियो में इस माध्यिका के मतलब जो त्रिभुज के केंद्र रहते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्रक ही रहता है उससे ही संबंधित ज़्यादा थ्योरम रहती, और बाकी के जो केंद्र रहते हैं उसमें इतनी थ्योरमें नहीं रहती और इतने सूत्र नहीं रहते। तो वो तो एक ही वीडियो में वो बाकी के केंद्र हो जाएंगे। लेकिन इस वाले जो माध्यिका का केंद्रक रहता है इसमें एक वीडियो और लगेगा। तो एक वीडियो अपन इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है जिससे हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।